नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं बीएससी के एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के छात्रों के लिए दिगंत भाग 2 के पाठ 3 को यानी संपूर्ण क्रांति के लेखक परिचय जो लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण हैं, उनके परिचय को हम लोग समझेंगे और साथ में संपूर्ण क्रांति भाषण का संपूर्ण सारांश भी देखेंगे सबसे नए अंदाज में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। बिना किसी देरी के हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिंपल, कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी जी का परिचय दो, या फिर संपूर्ण क्रांति के रचयिता जयप्रकाश नारायण का परिचय दीजिए, या फिर जेपी जी का संक्षिप्त परिचय लिखें, या फिर कुछ इस प्रकार से संपूर्ण क्रांति के रचयिता जयप्रकाश नारायण का संक्षिप्त परिचय दो। सवाल एक ही है कि आपको जयप्रकाश नारायण का परिचय देना है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछेगा। कभी उनके रचना से जोड़कर पूछेगा तो कभी कुछ ढंग से, लेकिन आपको सिंपल इनका लेखक परिचय जो मैं दे रहा हूँ एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है, याद कर लेना है। सिंपल, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सीताबदिया गांव में हुआ था। इसे याद कर लेना है। इनके बचपन का नाम बाउल, जैसे मेरे बचपन में मेरे गांव वाले मुझे गोलू के नाम से जानते थे, यानी मुझे गोलू बुलाते थे, और प्रेम से जेपी जी को लोग खुश होकर लोकनायक भी कहते थे, यानी पुकारने लगे। जयप्रकाश बाबू एक राष्ट्रवादी नेता थे जो राष्ट्र हित में आंदोलनों को करते थे। 1922 में वे अमेरिका गए। इस डेट को याद रखना है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, शायद इस बार हो जाए, परंतु माँ के बीमारी के कारण पढ़ाई को अधूरा छोड़कर घर लौट आए। अभी इनका परिचय समाप्त नहीं हुआ है, आगे देखिए। यहाँ पर घर लौटने पर 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 1932 में सैन्य आज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में रहे, और जेल में रहने वाली बात आप सबको जरूर से अपने आंसर में लिखनी है ताकि आपको नंबर मिले। 1977 में उन्होंने युवाओं और छात्राओं के आग्रह पर पूरे देश भर में आपातकाल की विरोध की। उस समय देश में बड़ी हेराफेरी चल रही थी जब पहली बार गैर कांग्रेसवाद सरकार बनी थी। यहाँ से एक और सवाल क्लियर होता है कि गैर कांग्रेसवाद की सरकार कब बनी थी। तो 1977 में। यह एक ऐसा कंसेप्ट है भाषण जो इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी में तीनों में काम आएगा। ऐसे महान पुरुष 8 अक्टूबर को इस संसार को अलविदा कह गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। यह चीज़ आपको याद कर लेना है। जो भी यहाँ पर दिन तारीख जो भी दिख रहे हैं सब याद करना होगा, तभी नंबर पक्के होंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखने वाले यहाँ तक देख चुके हैं तो आगे भी देखिए, 10 नंबर आपके पक्के बन जाएंगे। परीक्षा में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके सारांश से संबंधित, रिलेटेड। संपूर्ण क्रांति का सारांश लिखो, संपूर्ण क्रांति भाषण का सारांश यानी मर्म स्पष्ट करें, केंद्रीय भाव को स्पष्ट करें, और मेन पॉइंट सिंपल आप सारांश को समझेंगे तो आसानी से लिख देंगे। वही चीज़ है, बस घुमा करके पूछा जा रहा है। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति का सारांश लिखो। तो आइए हम देख लेते हैं उस सिंपल से सारांश को जिसे मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है। सारांश है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण है, और यह भाषण कब उन्होंने दिया था और कहाँ दिया था इसे याद करना। पटना में दिया था, पटना गांधी मैदान 5 जून 1974 को दिया गया था। भाषण सुनने लाखों की संख्या में लोग आए थे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मेरे 2 मित्र, वे अपने मित्रों के बारे में बताते हैं जिसमें दिनकर जी
जिनकी रचना हम लोग अर्धनारीश्वर इसके बाद वाली पढ़ेंगे, और राम वृक्ष बेनीपुरी जो आज हमारे बीच नहीं है। यदि आज वे हमारे बीच होते, यानी यह उस समय बोल रहे हैं जब ये भाषण वे दे रहे हैं। ये भाषण उन्होंने कब दिया आपको कमेंट में बताना है। मैंने तो बता दिया है। बीच होते तो यानी उस समय यदि वे बेनी प्रसाद भट्ट बीच में उनके होते तो उनकी कविताएं देश के नवनिर्माण में क्रांति का कार्य करती। यानी कि उस समय के नए जनरेशन जो हमारे दादा परदादा कहानियों को किस्सों को पढ़ने वाले, तो देश का विकास होता। आगे कहते हैं कि यह नेता बनने की जो जिम्मेदारी है मुझे युवाओं द्वारा सौंपी गई है। यानी उनका कोई ऐसा शौक नहीं था कि वे नेता बने। आगे वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, यदि नेता बनूंगा तो सबकी सुनूंगा, तभी तो सभी का मतलब समस्या का समाधान होगा, अंतिम फैसला मेरा होगा। यानी मैं जो कुछ भी समझूंगा उसका निर्णय एक तैयार करूंगा। जयप्रकाश नारायण आगे कहते हैं कि मैं अपने परिवार के गरीबी के बावजूद अपने बलबूते पर अमेरिका में रहकर पढ़ाई किया। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास से पढ़ाई को कर सकता है। इसका उदाहरण मैं खुद को नहीं बोलूँगा कि मैंने भी यह सब चीज़ें किया है और अभी भी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप सब जानते हैं मेरे बारे में कि मैं बिहार से रहने वाला हूँ। फिलहाल राजस्थान में पिछले 3-3.5 महीने से रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ और साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। यह हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है हम सब के लिए कि हम अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग भी करें। या पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें। तथा घर लौटने पर कांग्रेस में शामिल हो गया। वे कहते हैं मेरे कुछ मित्र इंदिरा गांधी से मेरा मेल मिलाप करवाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी से मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा तो नहीं है कि मैं उनकी आलोचना करता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। उनके गलत नीतियों के कारण मैं से झगड़ा था। मैंने कई बार बापू और नेहरू आलोचना की है, उन्होंने मेरी आलोचना नहीं मानी। यानी कि जिनमें बड़प्पन होता है तो वे दूसरों की आलोचनाओं पे ध्यान नहीं देते हैं, वे उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, यहाँ पे यह सूट करेगा, बदल ना सको उसे स्वीकार करो, वरना उसके टॉप लेवल पर जाके वार करो। बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अब समझो, आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार यानी करप्शन, जिसका प्रमुख कारण आइए हम समझते हैं। चुनाव की चर्चा है। चुनाव चर्चा का मतलब हुआ कि हम अपने काम धाम को छोड़कर किसी को अपनी नेता बनाने में लगे हुए हैं। हमें यह चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी नेता हो उसके बारे में हम पहले जानकारी लें और फिर उसको वोट दें। वे यदि सच्चा है, अच्छा काम करने वाला है तो ही वोट दें, अन्यथा नहीं। आज लोकतंत्र में जनता को बस इतना ही अधिकार मिला है कि वे केवल वोट कर सकता है और केवल वोट ही। बाद में जनता अपने ही प्रतिनिधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यानी भारत में, हमारे देश में कुछ ऐसा है कि हम अपने देश के नेताओं को चुनते तो हैं लेकिन उसको अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते, पता नहीं क्यों। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस यानी मीडिया तथा पत्रकारिता प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, यानी उसे नियंत्रण करती है, उस पर रोक लगाती है। लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है, यानी कमी है। बात सही है, कुछ ऐसे दलाल नेता होते हैं जो अच्छे और सच्चे मीडिया को मार देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ऐसा हमारे देश में होता है और अक्सर होता है। अब मैं किसी पर्सनल नेता की बात नहीं कर रहा, तो आपको बुरा तो मानना ही नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। अतः हम कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण द्वारा यह जो दिया गया भाषण है एकदम काम का भाषण है, यानी वाकई यह एक यादगार भाषण है और इससे हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है हम इसे अगले वीडियो यानी सब्जेक्टिव वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से हल करेंगे।
फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।